तो आज हम भारत में समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है कुछ वादों की, जमीनी चुनौतियों की और आगे के रास्ते की। असल में ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बताती है कि कैसे कानून और नीतियां तो बन जाती हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना कितना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि भारत में हर बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार दिलाने का ये सफर आखिर पहुंचा कहाँ तक है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एक बहुत ही शक्तिशाली कथन से। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है। और यही सोच, यही आइडिया हमारी आज की पूरी बातचीत के केंद्र में है कि शिक्षा सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं, बल्कि ये सामाजिक न्याय और आज़ादी का एक जरिया है, एक बहुत बड़ा हथियार है। अब इस सोच को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा, क्योंकि सदियों तक भारत में शिक्षा सबका अधिकार नहीं थी। ये एक खास वर्ग का सौभाग्य थी, जो जाति, वर्ग और लिंग की सीमाओं में बंधी हुई थी। अगर हम वैदिक और मध्यकाल को देखें तो गुरुकुल जैसी व्यवस्थाएं मुख्य रूप से सिर्फ उच्च जाति के पुरुषों के लिए थीं। ब्रिटिश काल में हाँ, आधुनिक स्कूल तो आए, लेकिन उन्होंने भी एक छोटा सा पढ़ा लिखा तबका तो तैयार किया, पर आम जनता तक शिक्षा नहीं पहुंची। लेकिन फिर आया 19वीं सदी का वो दौर जब एक जबरदस्त बदलाव की शुरुआत हुई। ज्योतिराव फूले जैसे समाज सुधारकों ने दलितों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले और ये साबित किया कि सामाजिक मुक्ति का सबसे बड़ा रास्ता शिक्षा से ही होकर गुजरता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक बदलाव आया विकलांगता को देखने के नजरिए में। पहले था मेडिकल मॉडल। ये मॉडल मानता था कि विकलांगता व्यक्ति की अपनी समस्या है और सारा ध्यान उस व्यक्ति को ठीक करने पर होता था ताकि वो समाज में फिट हो सके। लेकिन फिर आया सोशल मॉडल और ये कहता है कि अरे, समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि समाज की बनाई रुकावटों में है। इसलिए हमें व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को बदलने की जरूरत है ताकि वो हर किसी को अपने में शामिल कर सके। तो जब देश आज़ाद हुआ तो इन समाज सुधारकों की जो विजन थी उसे हमारे कानूनों और पॉलिसीज में जगह मिलनी शुरू हुई। और यहीं से सही मायनों में समावेशी शिक्षा के वादे की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो हमारे संविधान ने ही इसकी नींव रखी। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है और आर्टिकल 41 जो काम और शिक्षा का अधिकार देता है। इसके बाद 1994 के सालामाना स्टेटमेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से लेकर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान और फिर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम तक एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया गया, जिसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं था। ये देखिए, 2019 का भारत सरकार का एक निर्देश ये साफ साफ कहता है कि कोई भी स्कूल किसी भी विशेष जरूरत वाले बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि कानूनी तौर पर समावेशन को कितना जरूरी माना गया है। और कानूनी प्रगति यहीं नहीं रुकी। समय के साथ विकलांगता की परिभाषा को भी और बढ़ाया गया। मतलब 1995 के PWD एक्ट को देखें तो उसमें सिर्फ 7 तरह की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी। और फिर 2016 के RPWD एक्ट में ये संख्या बढ़कर सीधे 21 हो गई। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। तो पॉलिसीज हैं, कानून भी मजबूत हैं, सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी ऐसी है? चलिए अब जरा वादों और असलियत के बीच की इस खाई पर नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने मजबूत कानूनों के होने के बावजूद क्या हर सीखने वाला, हर बच्चा सच में हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है? और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो असल तस्वीर सामने आती है और वो काफी चौंकाने वाली है। UDISE प्लस 2022 के डेटा के मुताबिक स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें विकलांग बच्चों की हिस्सेदारी कितनी है जानते हैं? सिर्फ 1.2%। ये छोटा सा आंकड़ा हमें ये बताता है कि एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी शिक्षा व्यवस्था से लगभग बाहर है। और ये तो सिर्फ स्कूल में दाखिले की बात हुई। जो बच्चे किसी तरह स्कूल पहुंच भी जाते हैं उनके लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। एक सर्वे के अनुसार भारत में केवल 3% सरकारी इमारतें ही पूरी तरह से सुलभ यानी एक्सेसिबल पाई गईं। इसका मतलब है कि हमारे ज्यादातर स्कूल, कॉलेज असल में सबके लिए बने ही नहीं हैं।
और जाहिर है, जब शिक्षा में इतनी रुकावटें होंगी तो इसका असर आगे चलकर रोजगार पर भी दिखेगा। एनएसएस का डेटा देखिए, विकलांग व्यक्तियों में से सिर्फ 36% ही रोजगार में है। साफ है कि शिक्षा में जो बाधाएं हैं वो आगे चलकर जिंदगी भर के लिए अवसरों में बाधाएं बन जाती हैं। तो आखिर ये खाई है क्यों? वजहें कई हैं, और ये सिर्फ सिस्टम की कमी नहीं है बल्कि हमारी सोच से भी जुड़ी हैं। एक तरफ सामाजिक कलंक और नेगेटिव रवैया है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों की ट्रेनिंग में कमी। हमारा करिकुलम भी ऐसा है जो सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं करता। इसके अलावा एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की कमी, सहायक तकनीक का ना होना और नीतियों का ठीक से लागू ना हो पाना, ये सब मिलकर बहुत बड़ी बाधाएं खड़ी करते हैं। तो ये तो हुई समस्याएं जो कि काफी गंभीर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान भी है। तो चलिए अब आगे के रास्ते पर बात करते हैं कि इस खाई को पाटने के लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ 5 ऐसे ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला, यूनिवर्सल डिज़ाइन, यानी स्कूल, ट्रांसपोर्ट, वेबसाइट्स, सब कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सके। दूसरा, शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लाया जाए। चौथा, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि लोगों की सोच बदले। और पांचवां, सबसे जरूरी, कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। और इन सब बातों का निचोड़ यही है कि समावेशन सिर्फ नीतिगत बयानों से आगे बढ़कर क्लासरूम की एक जीती जागती हकीकत बननी चाहिए। कानून बनाना तो पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव तो तब आएगा जब ये हमारी सोच और हमारे व्यवहार में उतरेगा। तो आखिर में सवाल ये है कि समावेशन एक पॉलिसी से कहीं बढ़कर है, ये एक मानसिकता है। तो हम सब मिलकर एक ऐसा समाज कैसे बनाएं जहां हर बच्चा, हर सीखने वाला सच में ये महसूस करे कि वो इसी समाज का हिस्सा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नीतियों में नहीं बल्कि हम सबके एक्शन में छिपा है।